हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जो अपने लॉज दिए थे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने किए थे, किस पे किया था? गार्डन पी पे। तो उन्होंने अपने 3 नियम निकाले थे अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर वी कॉल्ड एज जेनेटिक्स या अनुवांशिकता। तो उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, उन्होंने 3 लॉज निकाले थे। वो देख लेते हैं कौन कौन से लॉज थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन या इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको बोला जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 3 लॉज निकाले थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम इनके 2 तरह के क्रॉस पर आधारित था। जो फर्स्ट 2 लॉ है, इट डिपेंड्स ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, या एक संकर क्रॉस। और जो आपका सेकंड या थर्ड लॉ है, जो तो आपका थर्ड लॉ है, वो डिपेंड कर रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस। हमने लास्ट लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है उसको डिस्कस किया था। तो ये दोनों क्रॉस उन्होंने डिफरेंट टाइप के पेयर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर को लिया, फिर क्रॉस कराया, फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है ये लॉ। तो फर्स्ट वी विल टेकिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे यहां पे डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेंट है ना, प्रभावी करना। जैसे कोई बच्चा है क्लास में, वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो वो दूसरों से अच्छा है, तो उसी की बात की जाती है कि वो बच्चा अच्छा है, तो वो डोमिनेट कर रहा है क्लास में कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो जो मेंडल का ये फर्स्ट लॉ है, वो कहता है कि जब 2 एलील
एक साथ होते हैं तो जो डोमिनेंट एलील होता है वो एक्सप्रेस होता है, और जो रिसेसिव एलील होता है, जो अप्रभावी एलील होता है, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, उसी को उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया। दोनों साथ में होंगे, ठीक है, तो एक का कैरेक्टर दूसरे को ऊपर पाया जाएगा, दूसरे से अधिक एक्सप्रेसिबल है तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा, और उसी से उस पीढ़ी की संतानें जानी जाएंगी कि ये लंबे हैं, कि बौने हैं, कि वाइट फ्लावर है, कि येलो फ्लावर है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो क्या होता है, जो हमने कहा, तो प्रथम पीढ़ी में, तो प्रथम या F1 पीढ़ी में कुछ लक्षण ज्यादा प्रभावी होते हैं तथा कुछ अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी होते हैं, ठीक है। तो शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने, लेट अस सी कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है, टॉल प्लांट का हमने एक जोड़ी पेड़ ले लिया है, और बौने पौधे, फिर जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो ये ऑफस्प्रिंग पाए जाते हैं F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन, जिसमें से जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है या डोमिनेंट है, और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी है या रेसेसिव है, ठीक है। मतलब ये नियम ये कहता है कि जो लक्षण ज्यादा प्रभावी होंगे उसी से वो ऑफस्प्रिंग जानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी की जितनी संतानें हैं वो लंबे हाइट वाले पौधे हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। जब दो कैरेक्टर एक साथ होते हैं तथा एक जिसमें से ज्यादा प्रभावी होता है वो दूसरे कैरेक्टर को दबा देता है, बौनेपन को इसने दबा दिया और लंबेपन डोमिनेंट हो गया, तो इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया। जैसे किसी फैमिली में जो फादर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, उन्हीं की बात सब मानते हैं, उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो वही केस यहाँ पे है कि जो ज़्यादा एक्टिव है, जो ज़्यादा डोमिनेंट है, वही वो फर्स्ट पीढ़ी में आता है, अदरवाइज वो नहीं आता। ये भी एक तरह का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक। ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। ये नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। ये क्या कहता है कि जो प्रथम पीढ़ी में संतानें बन जाते हैं, जो उसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं, वो
नेक्स्ट जनरेशन में अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ठीक है, उनको किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते, डिपेंड नहीं होते, वो बिल्कुल पृथक हो जाते हैं और नए गैमेट्स का निर्माण करते हैं, और उसी को उन्होंने पृथक्करण का नियम दिया, ठीक है। When two alleles, जब दो एलील एक साथ होते हैं और वे एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते गैमेट फॉर्मेशन में, ठीक है, तो इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए जैसे हमने लिया था टीटी और टीटी, ठीक है, शुद्ध लंबे शुद्ध पौने, फिर इनके बीच क्रॉस कराया तो हमें फर्स्ट जनरेशन में ये प्राप्त हुआ F1 जनरेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने फिर इसका फर्दर क्रॉस करा दिया, इसका सेल्फिंग कराई, सेल्फ पॉलिश, ठीक। तब क्या होता है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। जब इसका क्रॉस कराए तो यहाँ पे आएगा टी 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 टी, देन नाउ एंड दिस। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था और रिसेसिव कैरेक्टर था वो F2 जनरेशन में, नाउ दिस इज अ F2 जनरेशन, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। F2 जनरेशन में ये कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो गए, पृथक हो गए, सेग्रीगेट कर गए, सेपरेट कर गए, मिक्स नहीं किए, हर कैरेक्टर अलग अलग हो गया, हर एलील अलग अलग हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को उन्होंने क्या कहा, पृथक्करण का नियम कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा, कि देयर इज नो मिक्सिंग विथ ईच अदर व्हेन दे कम क्लोज। जब वो एक साथ रहेंगे तब भी वो अगली पीढ़ी में मिक्स नहीं होंगे, पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और इसी को उन्होंने पृथक्करण का नियम किया। इस नियम के फलस्वरूप दो तरह के रेशियो प्राप्त होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। यहां पे हमें देख रहे हैं कि टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें दो तरह के रेशियो प्राप्त होते हैं। जो हम बाहर से हमें देखने में लग रहा है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटिपिक का मतलब होता है कि फिजिकल रूप से बाहर से देखने पे वो कैसा दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कैपिटल टी ये लंबे हैं, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ठीक है, और एक छोटा है, तो हमें ये बाहर से देखने मिल रहा है कि ये लंबा है। तो जो फिनोटिपिक रेशियो इसका हो गया 3:1 हो गया, ठीक। जब इसका जेनेटिक कंपोजिशन देखा गया, ठीक है, कि जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है इसका जीन कंटेंट कैसा है, कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, तब देखा गया। तो हमें एक और रेशियो प्राप्त हुआ कि जो केवल शुद्ध लंबे हैं, जो डोमिनेंट एलील्स हैं, वो आपका इसमें आ गया, और जिसमें आपका डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है, तो ये दो फिर ये 1, ठीक है। तो आपका जो जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1, ठीक है। समझ में आया कि जो इसका फिनोटिपिक रेशियो है, जो बाहर से हमें दिख रहा है कि शुद्ध लंबे हैं, संकर लंबे, दंकर लंबे और फिर शुद्ध बौने, तो ये तीनों को हमने जब बाहर से देखा कि इस तरह से दिख रहा है कि तीनों तो सेम है और एक अलग है, तो वहाँ का फिनोटिपिक रेशियो ये हो गया। जब उसका जेनेटिक कंपोजिशन देखा गया कि किस तरह से इनका
इफेक्ट डाल रहे हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि दोनों डोमिनेंट हैं, इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, तो 1:2, 2:2 एंड ये पूरी तरीके से रिसेसिव है तो ये आपका 1 हो गया। तो इस तरह से हमें रेशियो प्राप्त हुआ 1:2, 2:1। ठीक है, ये रेशियो जनरली एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि दिस रेशियो इज फाउंड इन विच लॉ ऑफ मेंडल, तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। तो ये दोनों नियम जो फर्स्ट 2 लॉज हैं वो डिपेंड करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, क्योंकि इसमें केवल 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया गया, केवल प्लांट की हाइट ली गई है, साइज ली गई है कि प्लांट किस तरह से है, उसमें केवल और केवल एक कैरेक्टर लिया गया है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें क्या होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर असॉर्ट करना, मतलब ये किसी से प्रभावित नहीं होगा, इसका जो मन आएगा एलील्स वो काम करेगा। अगर डोमिनेंट है तो किसी से प्रभावित नहीं होगा, ये इसको जो मन आएगा वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए 4 लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेने जाते हैं या कोई जलेबी खाता है, कोई रसगुल्ला खाता है, कोई और कुछ खाता है, तो एक मान लीजिए रसगुल्ला खा रहा है तो वो दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा या उससे कोई दूसरा प्रभावित नहीं होगा, वो पूरी तरीके से असॉर्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करते हैं, और वही यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। तो इस लॉ को सबसे पहले ये लॉ आधारित होता है द्विसंकर क्रॉस पे या डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। डाइहाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट डाइहाइब्रिड क्रॉस पे पूछ लेता है कि व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस। तो इसको सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या डाइहाइब्रिड का मतलब होता है इट विल टेकिंग 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड में था केवल 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, इसमें 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया जाता है। 2 लक्षण उसमें केवल हाइट का लिया गया था, इसमें एक आपका प्लांट की साइज ले लिया गया और दूसरा फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर हो गए फॉर दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, प्लांट साइज हमने लिया TT, ठीक, और फ्लावर साइज Y, ठीक है, ठीक, दोनों को लिया गया है, दोनों गैमेट फॉर्मेट करने जा रहे हैं। तो जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो क्या मिलता है, TY, और ये F1 जनरेशन में प्राप्त होता है। ठीक, 4 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर, नॉट 4 पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो ये 4 एलील्स हमें मिले। अब इनका हम जब चार्ट बनाते हैं, इसको जो समझते हैं कि किस तरह से द्विसंकर क्रॉस होता है। इतना क्लियर हुआ कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, ये
किसी को प्रभावित नहीं करता, एक कैरेक्टर दूसरे प्रभावित नहीं करता, उसके जो मन आता है वो करता है, और उसी को मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया, और ये नए कैरेक्टर प्रभावित नहीं करता, ये खुद डेवलप करता है। इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पे हमने देखा टी और वाई और वाई, फिर इनका क्रॉस हुआ तो ये टी वाई और ये बने, ये F1 में, ठीक। फिर नेक्स्ट जब F2 जनरेशन आती है तो इसका एक चार्ट है, ठीक है। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज करते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। फिर कैपिटल कैपिटल, देन स्मॉल स्मॉल, ठीक। इसको भी इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, टी वाई टी वाई टी वाई और टी वाई, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टी टी वाई वाई, फिर नेक्स्ट टी टी वाई वाई, देन टी टी वाई वाई, नाउ दिस टी टी वाई वाई। ये आपका लास्टली हो गया टी वाई। तो इस तरह से हमने टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे लिया, फिर उसको क्रॉस किया तो ये आपका F2 जनरेशन में प्राप्त हुआ, ठीक। अब इसको देख लेते हैं कि कौन से कैरेक्टर किस रेशियो में पाए जाते हैं, कि बौने पौधे किस तरह से हैं, फ्लावर का कलर कैसे है, ठीक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल T और Y के पेयर को देखेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक में कैपिटल T है और Y है, ठीक। तो एक ये हो गया कैपिटल T Y, कैपिटल T Y, ठीक। फिर कैपिटल T Y डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल T Y। केवल पहले दो को देख रहे हैं, कैपिटल T Y, इसमें दोनों नहीं है, केवल एक Y है तो इसको छोड़ देंगे। फिर कैपिटल T Y, इसको भी छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं इसमें भी है कैपिटल T और Y, ये भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर इधर आ जाते हैं कैपिटल T Y,
बाकी में नहीं है। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो 9 क्या हो गए आपके? टॉल प्लस येलो फ्लावर वाले ऑफ स्प्रिंग बने। फिर हम देखते हैं कि केवल कैपिटल Y को लेते हैं। ये पूरा फिल हो गया, कैपिटल Y को लिया, ये हो गया कैपिटल Y, ये ऑलरेडी हो गया मेंशन, कैपिटल Y, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 3, 1 2 and 3। ये क्या चीज है? ये है ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लस येलो फ्लावर वाले प्लांट, ठीक। अब क्या बचता है? ये फुल हो गया, ये पूरा हो गया, ये हो गया, और अब ये बचा है। अब हम देख लेते हैं ये क्या बच रहा है, स्मॉल। तो इसको हम ले लेते हैं स्क्वायर के शेप में। ये है, ठीक, और ये, ठीक है, टॉल और वाइट फ्लावर। क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। टॉल प्लस वाइट फ्लावर एंड लास्टली इसको बना देते हैं ठीक है, एक ही बचा है। तो ये आपका हो गया, ये क्या है? ये आपका हो गया ड्वार्फ और वाइट फ्लावर प्लस वाइट फ्लावर, तो दोनों रेसिसिव। तो इस तरह से इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें कौन सा रेशियो प्राप्त है? 9:3:3:1, ठीक। ये यहां पे हो गया, ये 9 है आपका, देन 3 ये हो गया, फिर स्क्वायर वाला पोर्शन आपका 3 है, 1 2 3, and now black triangle denote dwarf and white flower of spring. तो 9:3:3:1. This is the dihybrid cross. सभी कैरेक्टर इसमें इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है। कि 9 के रेशियो में आपका टॉल है, येलो फ्लावर है, 3 के रेशियो में ड्वार्फ है, फिर उसके साथ येलो फ्लावर है, फिर 3 के रेशियो में टॉल है, वाइट है, एंड केवल एक आपका ड्वार्फ और वाइट है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को किस तरह से बताया, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो नाउ वी डिस्कस टुडे the 3 laws of Mendel. First is the law of dominance, second is the law of segregation, and third is the law of independent assortment. And first 2 law depend on monohybrid cross, and lastly third law depend on dihybrid cross. इस तरह से आज हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ देखा। इसको अच्छी तरीके से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, इसको लिख के याद करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि आपको इसकी टर्मिनोलॉजी, इसीलिए टर्मिनोलॉजी जरूरी होती है कि एरील्स क्या है,
फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। जब दो एलील साथ में है तो वो क्या कंडीशन कही जाती है, ठीक है। जैसे होमोजाइगस कंडीशन हमने बताया था, हेट्रोजाइगस कंडीशन बताया था। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं उस पे जीन पाए जाते हैं एक सर्टेन रीजन पे। ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया। इस पे एक सर्टेन रीजन पे आपके जीन्स पाए जाते हैं, मान लीजिए यहां पे पाए जाते हैं। पोजीशन सेम होनी चाहिए, इनकी लोकाई सेम होनी चाहिए क्रोमोसोम पे, पोजीशन सेम ऑन क्रोमोसोम। ये ए है, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन। ठीक, पोजीशन सेम होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो जाएगी पोजीशन तो हम नहीं कह सकते कि ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है, समविग्मी क्रोमोसोम है। फिर नेक्स्ट स्टेज में अगर आता है इसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर दोनों पोजीशन पे अलग अलग एलील्स पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, मान लीजिए एक ये है एक ये बी है, तो ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है और ये होमोजाइगस कंडीशन। ये हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था हमने। तो अगर क्योंकि ये है इसमें कई चीजें हैं, अगर टी लेते हैं तो होमोजाइगस कंडीशन है, अगर दो ये ले लेते हैं तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि मेंडल के तीनों लॉ क्या हैं, वो किस क्रॉस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक से इसको पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।